हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हमने देखा कि जो रिसोर्सेज हैं अर्थ पर वो लिमिटेड हैं। तो हमें सोच समझ के उनका यूटिलाइजेशन करना है, उनके वेस्ट को मैनेज करना है और पर्पजली जितना पॉसिबल हो उनको रीजनरेट करना है। ऐसे में एक माइक्रो हाइडल प्लांट की इमेज दी गई है, बेसिकली जिसका मतलब है कि ऊपर से पानी गिर रहा है और उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब तक हम यही समझ रहे थे कि जो रिसोर्स है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है एनर्जी। और अगर एनर्जी क्राइसिस किसी भी कंट्री में होता है तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जो दूसरी इमेज है वो दिखा रही है ऑयल रिग की। ऑफशोर ऑयल रिग का मतलब ये है कि ज्यादातर पेट्रोलियम आप देखेंगे समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे हजीरा बेसिन करके हो गया, जितना भी हमारा मुंबई का क्षेत्र है वहां पर सारे बेसिन आपको मिलेंगे या तो असम में मिलेंगे। अब ऐसे में when does nature become a resource, कोई भी नेचर रिसोर्स कब बन जाता है, ये समझने वाली बात है। जो नेचर वर्ड है, नेचर अपने आप में रिसोर्स तब तक नहीं है जब तक हम उसका यूटिलाइजेशन करके उसे कन्वर्ट नहीं कर देते हैं। अगर हम नेचर के एग्जिस्टेंस की बात करें तो वो एक इकोसिस्टम है, मतलब जो भी जिन भी एनिमल्स का वो हैबिटेट है, जो भी लोग वहां पर हैं वो अपना एक तरह के इकोसिस्टम में है। जितने भी एनिमल्स हैं बीइंग्स हैं उनका सबका अपना प्रोसेस है। हमारा ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, पेड़ों का कार्बन डाइऑक्साइड लेना ऑक्सीजन लेना, तो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, जो ये प्रोसेस है वो एक तरह के इंटरडिपेंडेंस की तरफ जाता है। तो ये एक नेचर को इस ढंग से डिजाइन किया है बाय क्रिएटर, बाय सुप्रीम, बाय गॉड, आप कुछ भी कह सकते हैं। इस ढंग से डिजाइन किया गया है कि चीजें एक दूसरे पर लिंक करती हैं, को रिलेट करती हैं और वो रिसोर्स तब बन जाता है जब हम उसे किसी यूटिलाइज करने लायक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। नेचर जब हम नहीं भी कन्वर्ट करते हैं तब भी वो एज अ रिसोर्स यूटिलाइज हो रहा होता है, क्योंकि नेचर के बीच में हम आकर के बसे हैं। ये बात समझने की जरूरत है कि नेचर के बीच में हम थे, जैसे जैसे हम एक्सपैंड करते गए, फैलते चले गए, हमने वैसे वैसे नेचर को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया और अपना एक्सपेंशन शुरू कर दिया। अगर हम ट्रीज की बात करें जो कि इन्वायरमेंट में है, वो बिना ह्यूमंस के इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें काटते हैं और किसी एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में के यूज में आता है और जिसका कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होता है, तो इसको हम अल्टीमेटली क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। और ऐसे बहुत से रिसोर्स हैं जो इजीली एक्सेसिबल नहीं है। जब हम कंट्रीज की बात करते हैं, डेवलप्ड हो, अंडर डेवलप्ड हो या फिर आपका डेवलपिंग स्टेट में हो, इन कंट्रीज में हो सकता है जो अभी अंडर डेवलप्ड है उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा हों, लेकिन उसको इस बात की पता ही ना हो, उसे इस बात की जानकारी ही ना हो कि उनको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है।
और जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनके पास टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, मशीनरी है, तो वो जमीन के अंदर से भी गड्ढा करके रिसोर्सेस निकाल लेते हैं। रिसोर्सेज हो सकता है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ कंट्री बात करें, जैसे अफ्रीका के पास रिसोर्सेज थे लेकिन काफी देर से पता चला। इतिहास में ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहां एक देश ने दूसरे देश से मतलब सोने और चांदी को कांच से बदल लिया, क्योंकि जिस व्यक्ति ने पहली बार कांच देखा उसे लगा कि ये तो एक चमकती हुई वस्तु है, ये अपने आप में कीमती होगी, और सामने वाले व्यक्ति को पता था कि सोने की क्या कीमत है। क्योंकि जिस जगह पर सोना ज्यादा है उस व्यक्ति के लिए सोने की कीमत नहीं है, उसे उसकी कीमत नहीं पता, और बाहर से आने वाला व्यक्ति उसे कांच देके भी बदल सकता है। अगेन वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव होता है कि किसी भी रिसोर्स की कीमत कैसे तय होती है। जनरली जो रिसोर्स आपका है जितना रेयर होगा उसकी प्राइस बढ़ती जाती है, बस इतनी सी बात है। बाकी सब के सब पृथ्वी से निकले हुए पत्थर हैं। अगर आप एक नॉर्मल पत्थर की बात करें, अगर आप समुद्र किनारे जाएंगे तो आपको लाल कलर का, पीला कलर का, नीला कलर का चमकता हुआ एक पत्थर दिखेगा अक्सर। कई बार फिर लोग उसे स्टोन्स में बदल के हाथों में धारण करते हैं, शायद इनसे ग्रह नक्षत्र को कंट्रोल कर लें, ऐसा वो सोचते हैं। जो भी अपने अपने रीजंस हैं, तो बेसिकली उनकी वैल्यू नहीं है क्योंकि उनकी मात्रा ज्यादा है, और जिस भी चीज की मात्रा कम हो जाती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वही आप सोने में जाएंगे, फिर चांदी कम है, फिर सोना ज्यादा है, फिर हीरा और ज्यादा है, फिर आगे सोलेटायर और भी कई तरह की धातुएं हैं। तो जो भी धातु रेयर होती जाएगी उसकी कीमत बढ़ती जाएगी, जो धातु आपकी नॉर्मल है, मतलब जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, उसकी प्राइस उतनी ज्यादा नहीं होगी। इसके अलावा बहुत सी ऐसी धातुएं हैं जिन तक खोज नहीं हुई। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए रातों रात कि आप कहीं भी गड्ढा खोदिए, 1 किलोमीटर के बाद आपको सोना मिल जाए, तो क्या अगले दिन सोने की वही प्राइसिंग होगी? नहीं होगी। इसीलिए लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड की अपनी वैल्यू है। तो जब हम रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे रिसोर्स हैं जिन तक हम अभी पहुंच नहीं पाए हैं। और जब हम तेल निकालने की बात करते हैं तो समुद्र से बहुत गहराई से तेल निकाला जाता है। जो उसका जो प्रोसेस है, जो उसका टेक्निक है, वो कॉस्टली होने के साथ साथ कॉम्प्लेक्स है। उसका डिजाइन इजी नहीं है, क्योंकि आप फ्लोइंग वाटर में काम कर रहे हैं, और वो फ्लोइंग वाटर भी इतना हल्का वाटर नहीं है, उसकी स्पीड काफी ज्यादा है। तो जो स्पीड मेंटेन कर रहा है उस स्पीड में बहुत मुश्किल है कि आप वहां पर जो चीजें हैं उन तक अपनी एक्सेसिबिलिटी बना पाएं, उन्हें निकाल पाएं और उन्हें यूटिलाइज कर पाएं। इसीलिए ये पूरे प्रोसेस से गुजरते हुए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं। अगेन फिर उसमें सरकारों के टैक्स लगते हैं, ड्यूटीज लगती हैं, वो सारी चीजें हैं। इसीलिए कई बार पहले तो ये पता होना मुश्किल है कि आपके पास वो रिसोर्स है कि नहीं, क्योंकि आप हर जगह पृथ्वी के नीचे कौन सा रिसोर्स दबा है भले ही उसको पता करने की मशीन है, लेकिन हमेशा इस बात की संभावनाएं होती हैं कि किसी जगह पर रिसोर्स अवेलेबल हो जमीन के नीचे और हमें पता ना हो। इसीलिए जब पुराने में जितनी भी आपको कहानियां मिलेंगी, वो चाहे पंचतंत्र हो, हितोपदेश हो, या फिर आपकी जितनी धार्मिक कहानियां हो, अक्सर हर कहानी में कुछ ऐसा रहता है कि कोई व्यक्ति था, उसके घर के नीचे उसने मिट्टी खोदी और उसे वहां से खजाना मिल गया। तो अक्सर राजाओं के समय में लोगों ने जमीन में चीजों को गाड़ा भी है। बाद में जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, जिन सभ्यताओं की खुदाई की गई तो वहां से जो चीजें निकली, तो आप उसे खजाना तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो चीजें वहां से तभी मिल पाई क्योंकि एक सभ्यता, एक दौर वहां रही थी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो दब गई। लेकिन जब हम खनिज की बात कर रहे हैं, जब हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं, जब हम रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो रिसोर्स पॉसिबिलिटी है कि भारत में ही अभी ऐसा बहुत सा रिसोर्स हो जिसकी खोज अब तक ना की गई हो। क्या हो अगर किसी जगह पर सोने की खदान मिल जाए या हीरे की खदान मिल जाए, तो अल्टीमेटली जो भारत है उसके पास रिसोर्स बढ़ जाएंगे। उसके पास जो टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्स है वो तो लिमिटेड है, और वो किसी का पर्सनल होगा नहीं, वो तो गवर्नमेंट का होगा। तो अगर रिसोर्स हमको जमीन से मिल जाए तो हमारा काम हो सकता है। लेकिन तो पॉसिबिलिटी दो तरह की है कि या तो हमने अपने सारे रिसोर्सेस को खोज लिया है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हम अपनी टीम्स को भेजें और वहां पर खोजें, और हो सकता है हमें नए रिसोर्सेज मिलें।
तो जब हमें नए रिसोर्सेज मिलेंगे तो अल्टीमेटली हमारा देश अमीर होगा। कई जगह पर कल्चरली भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। जैसे कुछ जगहों पर आप देखेंगे वहां का रिचुअल्स है कि पेड़ को काटा नहीं जाएगा, और जो व्यक्ति पेड़ को काटेगा तो उससे क्या है, समाज नाराज हो जाता है या लड़ाई करते हैं। आपको चिपको मूवमेंट का नाम भी आपने सुना होगा कि लोगों ने जब पेड़ को काटा जाने लगा तो पेड़ के आगे ह्यूमन चेन बनाई, ह्यूमन शील्ड बनाई। तो ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिलती है। आदिवासियों के लिए हमारे यहाँ, आदिवासी क्या, हमारे यहाँ भी अगर आप सामान्य तौर पर बात करें तो आप देखेंगे पीपल की पूजा होना, बरगद की पूजा होना, या फिर आम का, जो आम की लकड़ी है उसका पूजा में प्रयोग होना। तो हर एक चीज को इस तरह हम लोग यूटिलाइज करते रहते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना है, मतलब ये नहीं देखना है कि रिसोर्स की जब बात कर रहा है तो हम उसको सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट में ही देखेंगे। अपने सोसाइटल एस्पेक्ट में आसपास देखिए, पुराने से इस बात की परंपरा रही है कि हम नेचर को इस वे में रिस्पेक्ट करते हैं कि वो हमारे रिचुअल्स सोसाइटी का पार्ट रहे हैं। वो सिर्फ इसीलिए रहे हैं क्योंकि इन्वायरमेंट हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर पेड़ नहीं काटने दिए जाते। आज भी अगर खेत के बीच में आप देखेंगे कोई पेड़ है और वो अगर हरा भरा पेड़ है तो गवर्नमेंट तो रोक लगाती ही है, स्थानीय लोग भी किसी बड़े पेड़ को काटने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि ये माना जाता है कि काटने से कुछ बुरा होगा, तो उसके पीछे का सिर्फ रीजन इतना था कि प्रोटेक्ट योर एनवायरमेंट। तो वो रिचुअल धीरे धीरे बन गया, तो लोग उस पेड़ को हाथ नहीं लगाते थे। ग्रामीण क्षेत्र में आपको 100-100 200 साल, 200 तो नहीं पर 70-80-100 साल पुराने पेड़ बहुत आसानी से देखने को मिल जाएंगे। जब किसी भी प्रोडक्ट को, जब हम, हमारे लिए वो प्रोडक्ट टेक्नोलॉजिकल वे में एक्सेसिबल हो जाता है, जब हम इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी उस तक एक्सेस अपना बना लेते हैं और साथ ही वो इकोनॉमिकली फीसिबल हो। मान लीजिए जमीन के नीचे गड्ढा, जमीन के नीचे पत्थर है, अब हमने टेक्नोलॉजी ढूंढ ली, अब हमने पत्थर निकाल लिया, पर हम उस पत्थर का करेंगे क्या? उस पत्थर का कुछ करने के लिए भी होना चाहिए ना। तो इसीलिए दूसरा वर्ड क्या लिखा है, इकोनॉमिकली फीसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब आपने गड्ढा किया, वहां से आपको सोना मिला। मैं सोने का एग्जांपल बार बार दे रहा हूं क्योंकि एक जनरल सी धातु है जो हम डेली लाइफ में यूटिलाइज करते हैं। मेरा कोई ऑब्सेशन नहीं है, आप हीरा पकड़ लीजिए, चांदी पकड़ लीजिए, कोई भी पकड़ लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेटल मेटल ही रहेगा। तो बेसिक एग्जांपल इजी है, डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। इवन हर त्योहार में भी लोग सबसे ज़्यादा गोल्ड पे इन्वेस्ट करते हैं या फिर अपने जो भी नियर डियर वंस हैं उनको प्रेजेंट या तोहफे के तौर पर देते हैं। ये कल्चरल वे है, एक एस्पेक्ट है। अब आप उसको इस ढंग से भी देख सकते हैं कि एक त्योहार ही बना दिया जिसमें किसी में आप लोहे की पूजा करते हैं, एक त्योहार बना दिया जिसमें धनतेरस जिसे हम कहते हैं, जिसमें आप स्पेसिफिकली कुछ ना कुछ खरीदने की कोशिश करते हैं जो कि धातु से बना हो। तो ये एक परंपरा रही, जैसे पेड़ों की पूजा करने की परंपरा, धातुओं की पूजा करने की परंपरा। अक्सर मंदिरों में आप देखेंगे चांदी के सिक्के मिल जाएंगे आपको। तो ये एक खूबसूरत ढंग से डिजाइन की गई सोसाइटी है जिसको कल्चर से बांधा गया है और साथ ही उसमें रिचुअल से इस ढंग से इंटैक्ट किया गया है कि हम अपने आसपास की चीजों से जुड़े रहें, उनकी पूजा करते रहें, उनकी वैल्यू समझते रहें। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन प्रेजेंट एरा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। उस इन्फ्लुएंस के बढ़ने से अपने कुछ नुकसान हैं, और अगर हम अपनी सोसाइटी और कल्चर को प्रिजर्व नहीं करेंगे और वैसे लॉज नहीं रखेंगे तो अल्टीमेटली कुछ पॉसिबल वेज में डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जब हम रिसोर्स की भी बात कर रहे हैं तो रिसोर्स का सिंपल सा मतलब है क्या, टेक्नोलॉजिकल वे में एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिक वे में फीसिबल होना चाहिए और
कल्चरल वे में एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इन तीन चीजों की बात क्लियरली डिफाइन कर रहा है। जब हम रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो अगर वो रिसोर्स हम तक कैसे पहुंचेगा, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है तब तो वो हमें मिल ही नहीं सकता, तो बात ही बेकार हो गई। तो पहली चीज, टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में एक्सेसिबल होना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि आपने टेक्नोलॉजी के टर्म्स में उसको निकाल लिया कहीं से और आपके पास वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। आपके पास मशीन थी गड्ढा खोदने की, आपने गड्ढा खोद के पत्थर निकाल लिया, उस पत्थर का क्या करेंगे? उसका कोई भी इकोनॉमिक वेटेज नहीं है, ना ही वो कल्चरली एक्सेप्टेड है। हाँ, कोई स्पेसिफिक पत्थर बात अलग है, नॉर्मल पत्थर आपने निकाला उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर वहीं आपने कोई मिनरल निकाल लिया जमीन से तो वो टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होने के साथ वो इकोनॉमिकली फीसिबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है। तो ये चीजें होने के बाद वो एक रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए जब हम एक्सप्लॉइटेशन वर्ड का यूज करते हैं तो एक्सप्लॉइटेशन वर्ड हमेशा एक गलत सेंस लेकर के आता है कि आप किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन, यूटिलाइजेशन एंड कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात करता है। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि अपने आसपास के नेचर को आप एक्सप्लॉइट करिए तो इसका मतलब हम उसे बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। और जब हम एक बार बर्बाद कर देंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी क्या करेंगी? वहीं पर फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इसीलिए एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि बेस्ट पॉसिबल वे में उसको जमीन से निकाला जाए या नेचर से लिया जाए। उसके साथ ही हम बात करते हैं यूटिलाइजेशन का, कि प्रॉपर वे में उसको हम यूटिलाइज कर पाएं। और जब हम बात करते हैं कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन का सिंपल सा मतलब है कि हम डे टू डे लाइफ में उसे यूटिलाइज कर रहे हैं। और वही एग्जांपल है कि अगर पेड़ है तो वो उसका अपने वेटेज है, लेकिन वो एज अ रिसोर्स नहीं है। जब उसी से आपने चेयर, टेबल या कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट बना दिया तो वो क्या हो गया? वो अल्टीमेटली अपने आप एक रिसोर्स में कन्वर्ट हो गया। The earth has treasures, many of which have formed over millions of years। बेसिकली जो भी आपका फॉसिल फ्यूल्स है या लंबे समय में जो भी आपका वनस्पति, पेड़ या इंसान, ह्यूमन बॉडी भी जो फॉसिल में कन्वर्ट हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो अर्थ के वो एक ट्रेजर में काउंट होते हैं। वो एक कह सकते हैं कि खजाना है जो लंबे समय में कन्वर्ट हुआ है। उसका सही इस्तेमाल एज अ ह्यूमन हमें कैसे करना है ये सीखने की जरूरत होती है। साथ ही जो सबसे ऑब्वियस रिसोर्स है जिसकी हम बात नहीं करते वो है वाटर, एयर एंड सॉइल। साथ ही कोल, पेट्रोलियम, प्रीशियस स्टोन्स, मेटल, ये सब जितनी भी चीजें, जो भी आपका मेटेलिक है या जो भी नॉन मेटेलिक है या जो भी आपके जितने भी आपके धातु हैं जिनकी नाम मैंने लिया, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जो भी है। और उसके अलावा जब हम बात करते हैं वाटर, एयर एंड सॉइल, तो नेचुरल रिसोर्स में ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। वो इसलिए है कि अगर हम पानी ना पिए तो कितने दिन जिंदा रह सकते हैं? अगर हम सांस ना लें तो हम कितने दिन जिंदा रह सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। जिस दिन हमारे पास वाटर, एयर और सॉइल, इनमें से एक भी चीज खत्म हो गई, उस दिन हमारी लाइफ का सर्वाइवल ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं सॉइल की तो इसी से हमको खाना मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं एयर की तो हम सांस इसी के भरोसे ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वाटर की तो ऑब्वियस सी बात है बिना पानी पिए आप नहीं रह सकते। और अगर कम हो जाए तो एक दो दिन रह के देख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि बहुत से ऐसे एरियाज हैं, अगर हम इंडिया की ही बात करें, जहां लोग वाटर क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। कई बार पानी की उपलब्धता तो है लेकिन वो पानी स्वच्छ नहीं है, पीने लायक नहीं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडिया फेस करता है, इंडिया मॉनसून प्रोन रीजन है, यहाँ पर पानी ज्यादा मिलता है। पानी मिलने के बावजूद हम उस पानी को होल्ड नहीं कर पाते। अगर उस पानी को हम रोक सकें और साल भर यूटिलाइज कर पाए
हमारी स्थिति ये होती है कि जब बारिश का सीजन है तो सारी नदियां उफान पर चली जाती हैं और बाढ़ आ जाती है। वो सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि जो पानी है उसका प्रॉपर वे ऑफ चैनलाइजेशन नहीं है। अगर पानी बह रहा है और उसका चैनलाइजेशन हो जाए तो वो अपने आप पानी होल्ड कर जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि हमने उतनी पारंपरिक वे में चीजों को देखा ही नहीं, हमने उस ढंग से नहरों को बनाया ही नहीं। अगर हम केवल यूपी की ही बात करें तो ठीक है, नहरों को लेकर के व्यवस्था चल रही है, लेकिन उतना पानी हम कंज्यूम कर सकते हैं, उससे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन अभी उस दिशा में काम नहीं हुआ है। तो पानी के साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत सा पानी हम होल्ड नहीं कर पाते। दूसरा, जहां पर पानी अवेलेबल है वो क्लीन वाटर नहीं है। इसीलिए जब ये चैप्टर शुरू हुआ तो इसने बात की रिसोर्स में प्रॉपर वे में वेस्ट मटेरियल को रीयूज करने की, साथ ही बेस्ट पॉसिबल वे में डिकम्पोज करने की। क्योंकि जब आप वेस्ट मटेरियल को प्रॉपर वे में डिकम्पोज नहीं करते तो वही जो केमिकल्स हैं वो पानी में जाते हैं, वो पानी से होके हमारे तक आते हैं, हम पीने में इस्तेमाल करते हैं और सारी चीजें हमारे लिए गड़बड़ होना शुरू हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए वैष्णव संप्रदाय में भी है, और भी जगहों पर आप देख सकते हैं जहां पर तुलसी की पूजा की जाती है। कई जगह तो लोग तुलसी की माला पहनते हैं। डेली लाइफ में लोग काढ़ा पीते हैं, या जुकाम खांसी कुछ हो जाए या फिर चाय के टेस्ट को अच्छा करने के लिए भी लोग तुलसी डालते हैं। तो डे टू डे लाइफ में हम तुलसी का इस्तेमाल करते हैं, पूजा भी होती है, खाते भी हैं, पीते भी हैं, पहनते भी हैं, मतलब उसे बेस्ट पॉसिबल वे में तुलसी का जो प्लांट है हम अपनी लाइफ में यूटिलाइज करते हैं। और इसी की बात कर रहा है कि नेचर को हम इतना पवित्र मानते हैं कि उसकी हर एक छोटे छोटे एस्पेक्ट में पूजा की जाती है। लोग अपने गमले में भी शिवलिंग रखते हैं। वो एक अलग चीज है कि धार्मिक तौर पे क्या करना चाहिए क्या नहीं, पर लोग सामान्य तौर पर रखते हैं। या पहले जहां पर घर बड़े होते थे आप देखेंगे कि आंगन में तुलसी का एक अलग से पेड़ लगा होता था। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर हैं, और जो भी आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है उस लोकेशन के हिसाब से आपके अपने रिचुअल्स हो सकते हैं और होते भी थे। और ऐसा नहीं है कि अभी हम उन्हें फॉलो नहीं करते हैं, आज भी उन चीजों को फॉलो किया जाता है। यहाँ तक कि आप अपने आसपास देखेंगे जो भी चीजें आप पहन रहे हैं या जो भी चीजें आप डेली लाइफ में यूटिलाइज कर रहे हैं, उसमें से कितनी ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो नेचुरल रिसोर्स की वजह से आपके हाथ तक आई हैं। अगर आप रिसोर्स की ही बात कर रहे हैं तो अगर आप पेंसिल यूज कर रहे हैं तो उसमें जो ग्रेफाइट यूज हो रहा है, या फिर आप इंक यूज कर रहे हैं उसमें क्या प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, तो ले देखे आप पाएंगे कि जितनी भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं से हमने नेचर से लेकर के ही कन्वर्ट करने का काम किया है। अब आता है कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। साइंस में हम सीखते हैं अलग अलग रिसोर्सेज की हम नेमिंग करते हैं, उनको पढ़ते हैं, और उस हिसाब से उनका जो शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखने का काम हम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो वो डिफरेंट एस्पेक्ट में हम यूटिलाइज करेंगे। जब नेचुरल रिसोर्स की बात होती है तो हम उसके यूजेस के हिसाब से उसे बांट सकते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्स हैं जो हमको डायरेक्टली मिल रहे हैं इन्वायरमेंट से, हम उनको कैसे क्लासिफाई करके देखें।
तो अगर हम कहें रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, हमारी डे टू डे लाइफ के लिए कौन से रिसोर्सेज जरूरी हैं? जैसे हमारी लाइफ एयर के बिना पॉसिबल नहीं है, और अगर आपको लगे कि आप जीवन में ज्यादा परेशान हैं किसी भी चीज को पाने के लिए, और वो आपके एयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपका करियर हो सकता है, पर्सन हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, तो बस एक प्रैक्टिस करिए, अपनी नाक को कम से कम 2 मिनट तक दबा के रखने की कोशिश कीजिए। पॉसिबिलिटी है कि 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड में आप अपने आप हाथ हटा लेंगे, क्योंकि उसके बाद आपके लंग्स को एयर चाहिए होगी। पर कई बार जो रिसोर्स हमें फ्री में मिलते हैं उन रिसोर्सेस की हम वैल्यू नहीं करते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है। तो बिना एयर के हम पॉसिबल ही नहीं है कि ब्रीथ कर सकें। जो पानी हमें मिल रहा है, जो खाना हमें मिल रहा है, आप खाने के बिना नहीं रह सकते। खाने में भी हेल्दी खाना होना जरूरी है। खाद्य की उपलब्धता अलग चीज है और पोषण का होना अलग चीज है, ये दो अलग चीजें हैं। किसी के पास फूड सिक्योरिटी हो पर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ना हो तो फिर क्या फायदा? फूड सिक्योरिटी होना अलग चीज है, लेकिन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का होना अलग चीज है। बैलेंस्ड डाइट का होना अलग चीज है। आपके पास खाने को तो है, लेकिन उस खाने से जो प्रॉपर एनर्जी, जो कैलोरी, जो आपको बेस्ट इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ चाहिए था वो नहीं है। आपके पास पीने को पानी तो है, लेकिन वो क्लीन वाटर नहीं है कि जो आपके सिस्टम को प्यूरिफाई रख पाए या क्लीन रख पाए। तो यहाँ रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी के बाद क्वालिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप सॉइल को लगातार खराब करते चले जाएंगे ड्यू टू पेस्टिसाइड्स या डिफरेंट रीजंस, तो पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी कि आपको वहां से जो भी फूड मिलेगा, जो भी प्रोडक्शन मिलेगा, वो उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में प्रॉब्लम्स होंगी। तो जो भी चीजें हम ले रहे हैं या प्रकृति के बीच हैं, हम तो एज अ ह्यूमन ट्रांजैक्शनल वैल्यू हमने बना रखी है, लेकिन जिस तरह से हमने पृथ्वी को बर्बाद किया है उसके बारे में हम अभी नहीं सोच रहे हैं। पहले गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में आपको हर जगह तालाब दिखेगा। यहाँ तक कि आज भी जितने भी जमीन के नक्शे हैं उसमें तालाबी रकबा अलग होता है, वो सरकार की हिस्सेदारी में वो जमीन आती है। लेकिन इस परिस्थिति में होने के बावजूद भी, तालाब होने और सब कुछ होने के बाद भी, वहां पर आप पाएंगे कि आज भी पानी नहीं है। तो जब पानी की उपलब्धता ही नहीं है वहां पर, तो फिर आप क्या कर लेंगे? तो पॉन्ड्स के लिए स्पेसिफिक प्लेस होना, पॉन्ड्स का होना, और पॉन्ड्स का अपने बेस्ट स्टेट में होना, ये तीन अलग चीजें हैं अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे। तो जो नेचुरल रिसोर्स हैं जिन्हें हम डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज करते हैं, सॉइल के सीधी बात है, फूड हो गया, तो ये चीजें अगर हमको बेस्ट वे में नहीं मिल रही हैं, इनकी अवेलेबिलिटी होना और इनका यूटिलाइजेशन करना, लेकिन इनकी अवेलेबिलिटी बेस्ट स्टेट में ना होना ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजर क्रिएट करता है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम किसी चीज का होना या ना होना देखते हैं। किसी चीज के होने के बावजूद वो अगर हमको नुकसान कर रही है तो ये प्रॉब्लम का टॉपिक है। प्रॉब्लम यहाँ पर एग्जिस्ट करती है कि किसी चीज के ना होने पे तो बात ही खत्म हो गई, तो उसका होना जरूरी है, लेकिन उसके होने पर उसका नुकसान करना ये और ज्यादा खतरनाक स्टेट है। तो हमारे लिए क्या जरूरी है कि जब वो हो लेकिन वो हमको नुकसान ना करे, तो वो तभी पॉसिबल है जब हम उसे अपने एफर्ट से बेस्ट पॉसिबल स्टेट तक ले जा पाएंगे, तभी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये है हमारा रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ। और अभी भी बहुत से ऐसे जगह हैं, लोग हैं जो क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। इसीलिए कोई भी नेशन वॉर से बचता है,
कोई भी नेशन इस बात से अपना बचाव करता है कि उसके यहाँ सूखा ना पड़े, इसीलिए फूड के लिए रिजर्व बनाए जाते हैं। कोई भी नेशन अपने को इस बात से बचाता है कि किसी तरह की न्यूक्लियर क्या कहेंगे उसे, रिसाव ना हो, किसी तरह का न्यूक्लियर प्रॉब्लम ना हो या न्यूक्लियर वेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो आपका चेरनोबिल एक्सीडेंट हो, चाहे भोपाल गैस ट्रेजिडी हो, या फिर आपका हिरोशिमा नागासाकी हो। जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में या कहीं पर भी, तो इसकी वजह से न केवल सॉइल, एयर, वाटर, सब कुछ इम्पैक्ट हुआ, इंक्लूडिंग ह्यूमन। और न केवल एक दो साल के लिए बल्कि अगले कई सालों तक के लिए इरिवर्सिबल डैमेज हो गया। तो इसीलिए जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो क्या है, हमारी लाइफ के लिए जो सबसे एसेंशियल है। अब आते हैं रिसोर्सेस फॉर मटेरियल। मटेरियल से क्लियर है कि हम नेचुरल वे में जब किसी चीज को ग्रैब करते हैं तो उसको जब कन्वर्ट करते हैं तब वो आपका मटेरियल के कंटेक्स्ट में आता है। तो मटेरियल से मतलब ही है कि जितनी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं, हम क्या ही क्रिएट करेंगे। अगर हम कभी कभी हमें ये भ्रम हो जाता है मे बी वी आर अ क्रिएटर, बट ओनली वी हैव वन क्रिएटर, दैट इज सुप्रीम, दैट इज गॉड, जिसने नेचर बनाया। हमने बने बनाए नेचर को उठा लिया, उसका कुछ बना लिया। हम पेड़ बना नहीं सकते। अगर ऐसा हो जाए कि हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मान लीजिए कि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, हमारी जो 70% एक एक्सपेक्टेड रेशियो है, मान लीजिए 70% पॉपुलेशन है और 30% नेचर बचा है, और हमको इमीडिएटली 40% तक अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना है, तभी हम सर्वाइव करेंगे आगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप रातों रात 1 लाख पेड़ बना दें? नहीं पॉसिबल। आप पेड़ उगा सकते हैं, आप पेड़ बना नहीं सकते। ये पावर केवल क्रिएटर के हाथ में। तो अगेन जितना भी हम जिसे नेचर से लेना कहते हैं, पेड़ को काट लिया और उसके बाद हमने टेबल चेयर बना लिया, हम खुश हो गए कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। तो जनरली हम जो भी चीजें नेचर से ले रहे हैं उसी चीज को कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो हमारा जो ब्रेन का इंटेलिजेंस का लेवल है वो सिर्फ यहीं तक है कि हमने कुछ चीजों को कन्वर्ट कर दिया, हमने कुछ भी बनाया नहीं है, क्रिएट नहीं किया। वी आर नॉट क्रिएटर्स। तो जब हम क्रिएटर नहीं है तो डिस्ट्रक्टर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम क्रिएशन नहीं करते पर डिस्ट्रक्शन डबल करते हैं, और यही प्रॉब्लम हो जाती है डेली ह्यूमन लाइफ में भी, नेचर के साथ भी। क्योंकि हमने क्रिएशन नहीं किया लेकिन हमने उसका डिस्ट्रक्शन जरूर कर दिया, तो हम नेचर को लगातार डिस्ट्रॉय करते चले जा रहे हैं। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को लेकर के अपनी यूटिलिटी के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर देते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना लेते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म करके डेली लाइफ में यूटिलाइज करते हैं जिससे हमारी लाइफ आसान होती है, तो उसे हम कहते हैं रिसोर्सेस फॉर मटीरियल्स। सिंपल वे में नेचर से किसी भी चीज को उठा के अपनी दैनिक जीवन के लिए जब हम अपनी लाइफ, डे टू डे लाइफ को आसान बना लेते हैं, तो उसी को हम कहते हैं रिसोर्सेस फॉर मटीरियल। अब उसी में आपके नेचुरल रिसोर्स में मार्बल हो सकता है, कोल हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। अगर आप ट्रेन में भी बैठ के यात्रा कर रहे हैं तो उस ट्रेन में भी नेचुरल रिसोर्स लग रहे हैं। आपके पास एनर्जी कहाँ से आ रही है? आप गाड़ी यूटिलाइज कर रहे हैं, उसमें एनर्जी लग रही है। आप घर में हैं, एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो हर जगह आप जो भी चीजें यूज कर रहे हैं उसमें से अधिकांश चीजें नेचर की ही है, मैक्सिमम, लेकिन वो किसी ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन में है। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम चीजों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कहते हैं ना, किसी को बदलना अच्छी बात है लेकिन इतना मत बदल देना कि वो अपने मूल स्वरूप में ही ना बचे। याद रखिएगा। तो रिसोर्सेस फॉर एनर्जी, आपको डे टू डे लाइफ में चाहे वो नेचुरल एस्पेक्ट में हो, आप सूरज से सोलर बना लीजिए, आप जियो थर्मल से एनर्जी कन्वर्ट कर लीजिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आप उससे पानी ऊपर से गिरा के टरबाइन पे उस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लीजिए।
तो ये नेचुरल एस्पेक्ट में आप कन्वर्ट करके बना ले रहे हैं। तो जो डे टू डे लाइफ में जो आपको एनर्जी की जरूरत है वो आप फुलफिल कर ले रहे हैं। एक तो है डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे आप ले रहे हैं रोशनी है, धूप है आपकी, या जो सनलाइट है आप उसे डायरेक्टली ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आप किसी बेस्ट पॉसिबल मेथड से ट्रांसफॉर्म करके उस एनर्जी को डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये तीन एस्पेक्ट हैं रिसोर्सेस के। एक तो है अपनी डे टू डे लाइफ के लिए, दूसरा है मटेरियल एस्पेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तीसरा है आपके एनर्जी सोर्सेस के लिए। इसके बाद अगली क्लास में हम रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को डिटेल में पढ़ेंगे।